हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम का है, क्योंकि ये बेसिक है। इसी पे कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। 6 नंबर के या 9 नंबर के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट है, तो जितना जल्दी हो सके इस कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं हम। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस है, तो कॉन्सेप्ट हमको समझना जरूरी है। ठीक, तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। और करीबन ये 6 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। देखो, अब पूरे का पूरे नेशनल इनकम में जो तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको 3 बेसिक्स कॉन्सेप्ट में, अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो देखो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट में बांटा गया। एक तो तुम्हारा ग्रॉस हो गया, ग्रॉस से ही रिलेटेड तुम्हारा नेट भी है। ठीक, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो डोमेस्टिक का है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो डोमेस्टिक का है, जिसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड किसके साथ है? नेशनल के साथ है। ठीक, और तीसरा जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर कॉस्ट, जो है फैक्टर कॉस्ट, जिसको रिलेट करते हैं हम किससे? मार्केट प्राइस से। ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक, यही 3 बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। इन्हीं 3 बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में पूरा का पूरा गेम बना हुआ है। ठीक है, अब जो गेम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे कैसे बनेंगे इसके? जीडीपी, एमपी, एनडीपी, एमपी, जीडीपी, एफसी, एनडीपी, एफसी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है एनएनपी, एमपी, जीएनपी, एमपी, जीएनपी, एफसी और एनएनपी, एफसी। बाकी जो तुम्हारा है, बाकी प्राइवेट कंजम्पशन हो गया, पर्सनल डिस्पोजेबल हो गया, वो हम लोग के समय हुआ करता था, वो आप में से निकाल दिया है। आप ग्रेजुएशन में उसको पढ़ेंगे, बट वो रहता तो और भी क्वेश्चंस अच्छे बनते, और क्वेश्चंस अच्छे बनते भी हैं उससे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है, इसको सिंपल बेसिक तरीके से हमको समझना है। अब देखो, कुल मिला के सारा का सारा मामला इसी पे, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में पूरा का पूरा मामला इसी पे खेलना है उसको। अब वो चाहे इसको 3 नंबर के क्वेश्चंस में दे दे या जो 6 नंबर के क्वेश्चंस में दे देगा, पॉसिबिलिटी है कि इससे करीबन 3 नंबर के क्वेश्चंस हमारे पास तैयार हो जाते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, और प्लस 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे जो आते हैं, जो हमारा एमसीक्यू होता है, वो यहाँ से बन जाता है। तो करीबन 4 नंबर के हम मामले को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक अलग से पढ़ाना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है। अब आप कहीं भी रहेंगे, पूरे कंडीशंस में इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप कहीं से कहीं को भी मिला सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा हश और फश की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं ग्रॉस से। किससे देखते हैं? ग्रॉस से नेट का कॉम्बिनेशन हम बैठाने की कोशिश करते हैं। किससे? ग्रॉस से नेट की कॉम्बिनेशंस को बैठाने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? अब ग्रॉस का मतलब ये होता है कि ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू। क्या होती है तुम्हारी? ग्रॉस का मतलब होता है तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी गुड्स के, किसी भी इन्वेंट्री के, किसी भी स्टॉक्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। मतलब कि किसी भी एसेट्स की, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे कि हाँ भाई, उसको लेते समय हमने उस पर एग्जैक्ट अमाउंट दिया कितना। मान लो कि मैं एक रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदता हूं, मैं एक रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदता हूं जिसकी आज वैल्यू मेरे पास 2 लाख रुपए है। ठीक है, मैं आज खरीदता हूं, आज का डेट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं कि 1 जनवरी 2025 को मैं इस बाइक को परचेज करता हूं, इसकी वैल्यूएशन 2 लाख रुपीज है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब मैं तुमसे कहूं कि भैया ये बताइए कि आज से 5 साल बाद, मान लो कि 5 साल बाद नहीं, मैं बोलता हूं कि भैया आज से 1 ईयर बैक, मतलब कि 1 साल बाद इस रॉयल इनफील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसकी वैल्यू कुछ कम होगी। मान लो मैं बात करता हूं कि इसकी वैल्यू हो जाती है 1,50,000। कितनी हो जाती है? 1,50,000। तो जब हम इस कमोडिटी को परचेज किया था तो उस समय उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? 2 लाख रुपीज। 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,50,000।
यानी कि हमने बीच में 50,000 रुपए जो खा लिए, जो हमने 50,000 रुपए खा लिए, इस 50,000 की वैल्यू को जो डिफाइन करेगा वो क्या डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा डेप्रिसिएशन। वो क्या डिफाइन करेगा भैया, वो डिफाइन करेगा डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? यानी अगर 1 जनवरी 2026 को मैं इस बाइक को बेचता हूं तो उसकी वैल्यू 1,50,000 है, तो 50,000 रुपए जो मैंने खा लिए, ये जो 50,000 रुपए मैंने गायब कर दिया, ये 50,000 की वैल्यू को क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आता है जो नेट होता है, नेट को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहते हैं भैया, प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, नेट निकल के आता है। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, फिर से इसको समझिएगा। ग्रॉस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। और नेट क्या हमारा कहलाएगा, नेट हमारा कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कोई भी बाइक तुम खरीदते हो, कोई भी फोन खरीदते हो, तो एक समय के बाद उस पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगने लगता है। जितने की आपने कार खरीदी, जैसे मान लो कि आज मैं 10 लाख की कोई कार खरीदता हूं, तो 2 साल बाद उसका 10 लाख तो मुझे मिलेगा नहीं। मुझे कितना मिलेगा उसका, बहुत मिलेगा तो मुझे 8 लाख मिलेंगे, 7 लाख मिलेंगे, 6 लाख मिलेंगे। तो जो पैसा उसमें से कम हुआ, उस पैसे की वैल्यू क्या कहलाई, डेप्रिसिएशन कहलाई। तो ग्रॉस का मतलब क्या, जितना पैसा आपने पेमेंट किया था उस वैल्यूएशन को क्रिएट करने के लिए, उस गाड़ी को परचेज करने में या उस एसेट्स को प्रोक्योर करने में कितना पैसा आपने खर्च किया, उस समय की वैल्यू आपको बतानी है। नेट का मतलब आज बताइए भैया, हमको आज से मतलब है, आपने 2 साल पहले कितना लिया उससे हमको मतलब नहीं है, हमको नेट एग्जैक्ट बताइए कि एग्जैक्ट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है। ठीक, तो यहां से हमको समझने को मिला कि ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, कि अगर हमको ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट निकल के आता है। ठीक, और नेट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा ग्रॉस निकल के आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा आता है क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है डोमेस्टिक से नेशनल का। किसका मिलता है, डोमेस्टिक से नेशनल का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल का हमको डिफरेंस देखने को मिलता है कि डोमेस्टिक से नेशनल में हमको जाना है तो हम क्या करेंगे भाई। चलो ठीक है, आओ देखते हैं डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो हम क्या करते हैं। अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो अब देखो, डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक का मतलब ये हो गया कि भैया आपके रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी रेसिडेंट के बारे में बात करेगा तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं NFIA। तो डोमेस्टिक से नेशनल के कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हमको NFIA को समझना होगा। अब ये NFIA क्या होता है, NFIA को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, अब ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का तरीका होता है कि फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट, बाय नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इसको जब आप माइनस कर देते हैं तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको इस तरीके से हम समझते हैं ताकि हमको एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। ठीक है, मेरे पास 2 आदमी हैं, एक तरफ राकेश है, एक तरफ राकेश है और एक तरफ राजेश है। ठीक है,
राकेश इंडिया में 30,000 रुपए कमाता है। कितना कमाता है? 30,000 रुपए कमाता है। और राजेश की इनकम है जो दुबई में रहता है और उसकी सैलरी 3 लाख रुपए है। उसकी सैलरी कितनी है? 3 लाख रुपए है। अगर डोमेस्टिक की बात करेगा तो सिर्फ किसकी बात करेगा? राकेश की बात करेगा। यानी डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ 30,000 रुपए को ऐड किया जाएगा। हमको बाहर से मतलब नहीं है, सिर्फ यहां के लोगों से मतलब है। और राजेश जो है, जो दुबई में रह के कमा रहा है, जब नेशनल की बात करेगा तो इसकी सैलरी को भी हम ऐड करेंगे। यानी 3 लाख राकेश की सैलरी प्लस 30,000 रुपए राजेश की सैलरी को ऐड कर दीजिए। टोटल आपका 3,30,000 रुपए आपके आ गए। ये जो है ये कहलाएगा तुम्हारा क्या? ये जो तुम्हारा कहलाएगा इसको कहते हैं नेशनल। क्या कहते हैं? नेशनल। जिसमें हम वो इनकम जो यहां के साथ साथ जो बाहर से भी पैसा आ रहा है उसको भी जब हम इंक्लूड कर देते हैं उसी को कहा जाता है नेशनल। उसी को क्या कहा जाता है? नेशनल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? एक कॉन्सेप्ट इसमें भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में ये होता है कि आपके कुछ इनकम फैक्टर्स इनकम जो होते हैं जो बाहर से अर्न किए जाते हैं। यानी आपके यहाँ कोई फॉरेनर है वो काम कर रहा होगा। जैसे मेरे पास कोई एक कंपनी थी जिसमें मैंने कोई एक सिविल इंजीनियर को बुलाया जो बाहर का सिविल इंजीनियर था। जैसे कि मैं किसी डेविड नाम के व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको मैंने अपनी कंपनी में बुलाया और मैंने कहा कि भैया मेरी ये फैक्ट्री इसको तैयार करिए। अब मैं उनको सैलरी दे रहा हूं, तो जो वो सैलरी है, जो डेविड की सैलरी है, वो तो उसकी ऑस्ट्रेलिया की इनकम में जुड़ेगा, यहां से तो मतलब नहीं है। मगर पैसा किसका जा रहा है? मेरा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? अपनी टोटल डोमेस्टिक इनकम मतलब जो टोटल नेशनल इनकम होगी उसमें से डेविड की सैलरी को घटा दूंगा तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी टोटल ओवरऑल इनकम कितनी है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझने का एक तरीका ये होता है कि पहले तो हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक और नेशनल, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। डोमेस्टिक का मतलब हो गया आपकी इंडियन टेरिटरी में। किसमें? इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। इंडियन टेरिटरी का मतलब क्या है? जो हमारी फिजिकल बाउंड्री है, जो हमारी फिजिकल बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो कमाई हो रही है। फिजिकल बाउंड्री मतलब समझते हो? जो हमारा भैया ये अब ये हमारी फिजिकल बाउंड्री है, ये हमारा भाई फिजिकल बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बीच में जो भी इनकम जनरेट होगी, ये डोमेस्टिक में आएगा। किस में आएगा? डोमेस्टिक में आएगा, ठीक है। ये डोमेस्टिक में आएगा। मान लो कोई एक इंडियन है, वो यहां श्रीलंका में आके काम कर रहा है। कोई एक इंडियन है वो यहां पे आके श्रीलंका में काम कर रहा है। मान लो राजेश ही है जो श्रीलंका में आके काम कर रहा है। राजेश को सैलरी मिलती है। राजेश अपनी सैलरी को क्या करता है? इंडिया वापस भेज देता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इनकम हमारे किस में? नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। यानी डोमेस्टिक इनकम जो इस फिजिकल बाउंड्री में कमा रहे थे उनका पैसा और प्लस राजेश जो श्रीलंका में पैसा कमा रहा था उसका पैसा इंक्लूड हो गया। दोनों ही पैसे इंक्लूड हो गए। अब ये दोनों ही जो इनकम है ये इनकम कहलाएगी फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि अपने यहां भी कमाया और बाहर से भी कमा के पैसा जो अपनी तरफ ले आया। मान लो कि यहां पे कोई ऑस्ट्रेलिया से डेविड नाम का व्यक्ति है, वो इंडिया में आता है। डेविड नाम का व्यक्ति है जो इंडिया में आता है। अब ये क्या करेगा? ये अपनी सैलरी जो है, ये अपनी सैलरी कहां लेके जाएगा? ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा। यानी जो इसकी इनकम है ये क्या कहलाएगी? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट। डेविड यहां पे आया, काम किया, यहां से पैसा कहां लेके चला गया? ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया। तो इसके पैसे को क्या करेंगे? हम अपनी टोटल इनकम में से लेस करेंगे। मतलब कि मेरे घर पे कितना पैसा था और मैंने कितना पैसा बाहर दे दिया, इसको मैंने माइनस कर दिया। जब इन दोनों ही चीजों को आप माइनस करते हैं तो आपका निकल के आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि टोटल इनकम कितनी है हमारी बाहर से भी और हमारी टोटल इनकम कितनी है अंदर से भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि जितना पैसा बाहर से आएगा, जितना पैसा अब्रॉड से आएगा इंडिया की तरफ, जितना पैसा अब्रॉड से पैसा इंडिया की तरफ आएगा उतना ही इंडिया के लिए बढ़िया होगा। जितना भी पैसा हम अब्रॉड से लेके आ रहे हैं, जितने लोग बाहर से काम करके यहां पैसा भेज रहे हैं, उतना ही बढ़िया होगा इंडिया के लिए। बट अगर वो इंडियंस जो है वो वहां पे रहने लगे, वहीं पे खर्च करने लगे, तो वैसे इंडियनों का कोई महत्व नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? वैसे इंडियंस का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, यहां पे एक और हुक है। हुक ये है कि अगर कोई इंडियन कहलाए, कोई इंडियन हो, जैसे मान लो कि सुंदर पिचाई जी हैं, हमारे सुंदर पिचाई हैं, ठीक है, हमारे सुंदर पिचाई हैं, मान लो कि $200 मिलियन का ये क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं। क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं। अब इनका जो रेसिडेंशियलशिप है वो यूएस का है, ये यूएस का है। तो अब ये चाहे वो पैसा अपने पास रखें, उस देश में रखें, हमसे तो कोई मतलब नहीं है ना इनका। भले ही ये इंडियन ओरिजिन के हैं, भले ही इनका रेसिडेंट यहां पर रहा हो, बट अब ये क्या है, अब ये ग्रीन कार्ड से वहां के निवासी बन चुके हैं, तो इनके इनकम का कोई भी महत्व नहीं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बाहर का आदमी यहाँ का आदमी बाहर रह के अगर बाहर का पैसा कमा रहा है और वहीं खर्च कर रहा है, तो इस इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा कि एक कोई इंडियन है जो किसी बाहर के कंट्री की सिटीजनशिप लिया हुआ है और वो वहीं कमाता है, उसका जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो वहीं रहता है, तो क्या ये फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा? तो नहीं, ये फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आई? तो यहां से हमको एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जब भी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम दी रहेगी, क्या दी रहेगी? डोमेस्टिक इनकम दी रहेगी। क्या दी रहेगी? डोमेस्टिक इनकम दी रहेगी। तो हम इसमें NFIA को ऐड कर देंगे, हमारा नेशनल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? नेशनल निकल के आ जाएगा। नेशनल में हम क्या करेंगे? NFIA को लेस कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल के आता है? डोमेस्टिक निकल के आ जाता है। समझ में आया? अब इसके साथ एक कॉन्सेप्ट्स बन के आते हैं क्या? इसके साथ एक कॉन्सेप्ट्स बन के आते हैं क्या? अब इसके साथ कोई कॉन्सेप्ट बन के आता है फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का। फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट ऑफ आउटपुट। किसी भी कमोडिटी को बनाने में कितना खर्च हुआ, किसी भी कमोडिटी को बनाने में कितना खर्च हुआ, उसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस ऑब्वियस सी बात है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है मार्केट में, मतलब कि इसको कहा जाए MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो आप कमोडिटी पे MRP देखते हैं, ये पेन की वैल्यू जो देखते हैं, फोन की वैल्यू देखते हैं, लैपटॉप की वैल्यू देखते हैं, चश्मे की वैल्यू देखते हैं, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं उसको MRP कहा जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट से MP यानी मार्केट प्राइस पे आने के लिए हमको दो चीजों का ध्यान देना होता है। अब उन दो चीजों को हम कैसे इंक्लूड करते हैं, इस चीज को हमको समझना है। मान लो कि मेरे पास पूरे इकोनॉमी में दो ही कमोडिटी है, मेरे पास पूरे इकोनॉमी में दो ही कमोडिटी है, दो ही कमोडिटी हम इकोनॉमी में बेच रहे हैं। मेरा देश है, मेरे देश में सिर्फ दो ही चीजें बेची जाती हैं। दोनों को बनाने का खर्च मान लो कि 10-10 रुपए आते हैं, दोनों को बनाने का खर्च 10-10 रुपए आते हैं। दो ही कमोडिटी है, दोनों को बनाने का खर्च 10-10 रुपए आते हैं, ठीक है। अब एक कमोडिटी पे हम क्या करते हैं, एक कमोडिटी पे हम टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। अब ये जो टैक्स कहलाएगा ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। हम किसी भी कमोडिटी पे जो टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स ही तो होता है। जो आप जीएसटी दे रहे हैं 18%, 28%, 25%, 5%, 8%, 12%, 15%, ये क्या कहलाएगा? ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना। जब भी कोई सामान खरीदने जाते हो तो उस पर जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। अब तुम पेन खरीदने जाओ, फोन खरीदने जाओ, जहाज खरीदने जाओ, तुम अगर एक पॉलिथीन भी खरीदने जाते हो तो तुमको उसको जीएसटी देनी है। एजुकेशन पे भी आप जीएसटी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स तुम उस पर इंक्लूड कर रहे हो। तो एक किसी कमोडिटी पे तुम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। मान लो कि मैंने उस कमोडिटी पे 5 रुपए का टैक्स दिया। कितने रुपए का टैक्स दिया? 5 रुपए का टैक्स दिया, ठीक है। और एक जो कमोडिटी है उस पे आपको सब्सिडी मिल रही है। क्या मिल रही है? सब्सिडी मिल रही है। क्या मिल रही है भैया? सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी मिल रही है। तो सब्सिडी कब मिलती है? सब्सिडी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो हमको वो, अगर सब्सिडी घटा दी जाए तो हमको वो 8 रुपए की मिलेगी। यानी हम इस पे सब्सिडी हमको मिल रही है 2 रुपए।
यानी ये हमको मार्केट प्राइस पे कितना पड़ेगा, 8 रुपए का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 8 रुपए का पड़ेगा। और जिस कमोडिटी पे हमने टैक्स दिया था वो कमोडिटी कितने की पड़ेगी, हमको 15 रुपए की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी, 15 रुपए की पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। दूसरी तरफ एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कभी भी ज्यादा होती है आपके सब्सिडी से। आपकी सब्सिडी से कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आप अपनी ही इकोनॉमी में देख लीजिए, क्या आपके यहां कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि आप कोई भी चीज सब्सिडी में ले पाते हैं? इवन तक आप गैस भी सब्सिडी में नहीं ले रहे हैं, आप पेट्रोल भी सब्सिडी में नहीं ले रहे हैं, आप एजुकेशन में सब्सिडी नहीं ले रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स में सब्सिडीज नहीं ले रहे हैं, आप हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। दवाइयों पे टैक्स दे रहे हैं, पानी पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स दे रहे हैं, आप पावर कंजम्पशन पे टैक्स दे रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं, आप रिचार्ज पे टैक्स दे रहे हैं, कपड़ों पे टैक्स दे रहे हैं, आप सैलरी पे टैक्स दे रहे हैं, आप एफडी पे टैक्स दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट पे टैक्स दे रहे हैं। सब्सिडी हमें मिल कहां रही है? हमारी कंट्री में सिर्फ सब्सिडी का नाम पे एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो है यहीं पे आपको सब्सिडी देखने को मिलती है। ओवरऑल हमारी पूरी की पूरी कंट्री में एग्रीकल्चर सब्सिडी का बेस फॉर्म नहीं हो पाया है, लोग इसका अभी भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। खैर वो तो ऑफ द टॉपिक है, बट बेसिक कंसिडरेशन यही है कि हमेशा याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू सब्सिडी। तो यहां हमने को देखने को मिला कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया और सब्सिडी को माइनस कर दिया। क्या कर दिया, सब्सिडी को माइनस कर दिया। तो हमारे पास मार्केट प्राइस की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास मार्केट प्राइस की वैल्यू आ चुकी है। चलो ठीक है, अब इस पूरे के पूरे फॉर्म को हम बदलते हैं। चलो ठीक है, टोटल इन दोनों कमोडिटी को बनाने में कितना खर्च आए, 20 रुपए आए। इसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया था 5 रुपए का, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स हमने ऐड किया था कितने का, 5 रुपए का, माइनस हमने 2 रुपए सब्सिडी दी थी, माइनस हमने 2 रुपए क्या दी थी, सब्सिडी दी हुई थी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, 8 5 23, यानी 23 रुपए हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई। तो हमको यहां देखने को क्या मिल रहा है कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं माइनस सब्सिडी करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मार्केट प्राइस निकल के आता है। क्या निकल के आता है, मार्केट प्राइस निकल के आता है। क्या निकल के आता है, मार्केट प्राइस निकल के आता है। इन दो चीजों को कभी कभी क्वेश्चन में एनआईटी करके दे देगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करके दे देगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में सीधे कह देगा कि आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। तो दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सब्सिडी कम होती है और टैक्स हमेशा ज्यादा होता है। अगर क्वेश्चन में माइनस में एनआईटी दी हुई है, किसमें दी हुई है, माइनस में एनआईटी दी हुई है, इसका मतलब कि वो सब्सिडी ज्यादा दिए है, यानी सब्सिडी की वैल्यू ज्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कम है। दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन में एनआईटी प्लस में है, इसका मतलब कि सब्सिडी हमारी कम है और टैक्स हमारा ज्यादा है। यहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, मार्केट प्राइस निकल के आता है। क्या निकल के आता है, मार्केट प्राइस निकल के आता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलो इसको बदलने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, मेरे पास क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। मान लो कि मुझसे कहा कि क्वेश्चन में कि भैया ऐसा करिए कि आप जीडीपी एमपी निकालिए, जीडीपी एमपी निकालिए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन में मैंने कहा कि क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि भैया आपके पास एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, कोई वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, कोई वैल्यू आपको बहुत दी हुई होगी, इनफाइनाइट वैल्यू है, हमें नहीं पता क्या है, तो भाई हम कहते हैं कि एनएनपी आपके पास दिया हुआ है। अब हमको जीडीपी निकालनी है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो सबसे पहले कोशिश करो, देखो पहले तो 1/1 मिलाने की कोशिश करो, नेट से ग्रॉस को मिलाने की कोशिश करो, नेट से ग्रॉस को मिलाने की कोशिश करो। नेट तुम्हारे पास दिया हुआ है, ग्रॉस तुम्हारे पास नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या करोगे, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। चलो ठीक है, पहला तो निकल गया। दूसरा, नेशनल दिया है, डोमेस्टिक में जाना है। नेशनल दिया हुआ है, नेशनल दिया हुआ है, यानी
NFIA के साथ वैल्यू दी हुई है, हमको डोमेस्टिक का पता करना है, यानी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करोगे। फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पे जाना है, इसका मतलब कि क्या करना होगा, फैक्टर कॉस्ट दिया है यानी हमको प्लस NIT करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन सभी चीजों को आप घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका GDP एट MP निकल जाएगा। यही पूरा गेम है, ठीक है। 1 बाय 1 मैं सिचुएशंस को आपको चेंज करते हुए बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलते हैं। हम चलते हैं GDP एट MP, GNP एट MP, NNP एट MP और NDP एट MP, NDP एट MP, ठीक। ये सभी कुछ हमारे पास, हमको सब, अब इन सभी को हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 कॉम्बिनेशंस बनाते जाइए आप। आपके पास GDP एट MP, मान लो कि तुम्हारे पास इसके पास कोई वैल्यू दी हुई होगी और तुमको GNP एट मार्केट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, GNP एट मार्केट प्राइस निकालना है। इसका मतलब मिलाते जाओ, देखो ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ, सॉरी GNP, ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस ग्रॉस हटा दीजिए, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इसको हटा दीजिए। आपके पास बचा क्या, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल में जाना है, इसका मतलब क्या करोगे, NFIA को ऐड करोगे, NFIA को ऐड करोगे, ठीक। अब इसका ठीक उल्टा कर दो। अगर मान लो कि अगर इसको ठीक उल्टा हम करते हैं कि अगर हमको GDP निकालनी होती और GNP कुछ दिया होता वैल्यू, वही करिए, ग्रॉस से ग्रॉस को हटा दीजिए, ग्रॉस से ग्रॉस को हटा दीजिए, ग्रॉस से ग्रॉस भाई सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस हमारा दिया हुआ है, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दिया हुआ है, यानी हम क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, यानी हम NFIA को हटा देंगे। क्या करेंगे, NFIA को हटा देंगे, यानी लेस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। यही सेम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इसके साथ भी है, यही सेम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इसके साथ भी है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास NNP एट MP दिया हुआ है, NNP एट MP दिया हुआ होगा, NNP एट MP कोई वैल्यू हमारे पास दी हुई होगी और हमको NDP एट FC निकालना है, NDP एट MP निकालना है, NDP एट MP निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, नेट नेशनल दिया है, इसको हटा दीजिए, MP दिया हुआ है, हटा दीजिए। अब नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, यानी नेशनल दिया हुआ है और डोमेस्टिक में जाना है, ऑब्वियस सी बात है भाई, NFIA को हटा दीजिए, आपका निकल गया, ठीक। इसी तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, यही का यही पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके बनने हैं, ठीक है। इस पे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बेसिक मॉड्यूलेशन आपको समझ में आ जाएगा। जो कि ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे था, तो मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद से हम इसके नेशनल इनकम के मेथड्स समझेंगे, किन मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब होप करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू कि यार 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही दूध दही।